खानपुर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय चैंपियन साहब, लक्सर के लोकप्रिय विधायक भाई संजय गुप्ता जी, हमारे इस शहर के प्रथम नागरिक मेयर भाई गौरव गोयल जी, हमारे इस जनपद के जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के भाई जयपाल जी और ओबीसी मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष राकेश गिरी जी, पूर्व विधायक भाई सुरेश जैन जी व चंद्रशेखर भट्टेवाले जी, हमारे प्रदेश वक्ता श्री मयंक गुप्ता जी, मंच का संचालन करने वाले हमारे महामंत्री श्री आदेश सैनी जी, मंडल अध्यक्ष प्रवीण संधू जी, अभिषेक चंद्रा जी एवं अब मंच पर उपस्थित हमारे सभी पदाधिकारीगण, हमारी दूर दूर से आए हुए मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी माताएं बहनें, मेरे नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, जहां तक मेरी आवाज़ जा रही है, और इस धूप में लगातार जो हमारे इस पूरे कार्यक्रम को कवरेज करने में लगे हुए हैं मेरे मीडिया के सभी बंधु, पत्रकार मित्र, छायाकार मित्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, मैं सबसे पहले तो आज रुड़की शहर के अंदर पहुंचने पर आप सब लोगों ने जितनी गर्मजोशी से और जगह जगह पर, जैसा आदरणीय मदन कौशिक जी कह रहे थे, हर चौराहे चौराहे पर हमारी माताओं बहनों ने, नौजवान साथियों ने, बड़े बुजुर्गों ने जिस प्रकार का आशीर्वाद दिया है, जिस प्रकार का एक उन्होंने अपना स्नेह प्रदान किया है, मैं आप सब ने जो मेरा अभिनंदन किया है, स्वागत किया है, मैं भी अपने हृदय की गहराइयों से शीश झुकाकर आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूं। पुष्करधामी जिंदाबाद, पुष्करधामी जिंदाबाद। रुड़की हमारी शिक्षा की भूमि है। यह आईआईटी इस शहर की पहचान है, पुरानी पहचान, सेना की बड़ी छावनी यहाँ पर है। रुड़की में चली थी भारत की पहली रेलगाड़ी 1853 में, हमारे चैंपियन साहब कह रहे हैं। मैं आज मुख्य सेवक के रूप में रुड़की पहुंचकर स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, और मैं अपनी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, राष्ट्रीय नेतृत्व का, सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि एक सामान्य परिवार में पैदा हुए एक सैनिक के बेटे को आप सबके बीच में मुख्य सेवक के रूप में उन्होंने काम करने का अवसर प्रदान किया है। आप सबका प्रेम देखकर मैं भाव विभोर हो रहा हूं। आज ये शिलान्यास का लगभग 18 करोड़ रुपए के यहाँ पर योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, और इस शिलान्यास के अवसर पर जो आप सबसे यहाँ पर मिलने का अवसर प्रदान हुआ है, मैं आप सबका आशीर्वाद चाहता हूँ। हम सभी लोग मंच पर उपस्थित आप सबका आशीर्वाद, आप सबका समर्थन और निश्चित रूप से आप सबका मार्गदर्शन भी चाहते हैं। रुड़की अपने में इतिहास समेटे हुए है। इसे रुड़की की छावनी के नाम से भी जाना जाता है। यह देश की सबसे पुरानी छावनियों में से एक है। क्योंकि मुझे इसके बारे में इसलिए जानकारी है कि मेरी पृष्ठभूमि सेना से है, और हमेशा से कभी भी जो है सेना में बंगाल इंजीनियर की बात होती है तो रुड़की का नाम सदैव इसमें लिया जाता है। और अपने आप में देश का सबसे पुराना प्रौद्योगिकी संस्थान ITI भी यहाँ पर स्थित है। ऐसी शिक्षा की नगरी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। जब से मैंने मुख्य सेवक के रूप में काम करना प्रारंभ किया, हमने कहा है कि बहुत सारी जो पहले घोषणाएं हुई थी, आज से 2017 से पहले की सरकार में, वो हजारों की संख्या में घोषणाएं हुई, लेकिन वो सैकड़ों भी धरातल पर नहीं उतर पाई। हमने कहा है कि हम जितनी भी घोषणाएं करेंगे वो सारी की सारी धरातल पर उतरेंगी। आपने पिछले दिनों देखा होगा, हमने हर क्षेत्र में कोशिश की है। पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वाले, परिवहन के क्षेत्र में काम करने वाले, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले, आजीविका के मिशन में लगी हुई हमारी बहनें, या जो भी क्षेत्र हो, चाहे हमारे कोरोना काल में किए हुए पुलिस कर्मियों द्वारा
जो शानदार कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम किया है, चाहे हमारे राजस्व विभाग के पटवारी, लेखपाल और कानूनगो और नायब तहसीलदार तक के लोगों ने जो काम किया है, इसी के साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वालों ने, इसी प्रकार से कोरोना काल में हमारी आशा बहनें, आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता हैं, सभी ने जो काम किया है, चाहे विकास अधिकारी, सहायक ग्राम विकास अधिकारी, इन सभी लोगों को हमने अपनी तरफ से इस कोरोना काल के दौरान प्रोत्साहन के रूप में अलग अलग प्रकार से 10-10 हजार रुपए की धनराशि देने का जो प्रावधान किया है, सभी का जो है उनके डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक के खातों में सीधे उनका जो है पैसा आएगा। हमने कहा है जिन योजनाओं का हम शिलान्यास करेंगे, उन योजनाओं का हम लोकार्पण करेंगे, यानी कि जो काम शुरू होंगे उन कामों को पूरा किया जाएगा। मैं हर जगह जाकर ये कह रहा हूं कि हम उत्तराखंड को आने वाले समय में, आने वाले 10 वर्षों में, हम 10 वर्षों के लिए उत्तराखंड का पूरा प्लान बना रहे हैं। सभी विभागों को हमने कह दिया है कि आने वाले समय में उत्तराखंड हिंदुस्तान का हर क्षेत्र में नंबर 1 राज्य होगा। उसके लिए चाहे वो हमारा पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे हमारा संस्कृति का क्षेत्र हो, चाहे वो हमारे सड़क का क्षेत्र हो, परिवहन का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, बागवानी का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, चाहे सड़कों का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हम जैसे आज देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश के अंदर, दुनिया के अंदर देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से मोदी जी काम कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि उनके कार्यकाल में 2014 से लेकर अब तक अगर हम उनके पूरे कार्यकाल को देखें तो आपको दिखाई देगा भूतो न भविष्यति। आप यहां से दिल्ली जाने वाली सड़क देख लीजिए, अभी तो आपको रुड़की से दिल्ली जाने में 2.5 से 3 घंटे लग रहे होंगे, लेकिन आने वाले समय में यह दूरी जो है 1 घंटा और कम होने वाली है। हरिद्वार को जाने वाली सड़क देख रहे होंगे, ये रुड़की शहर के अंदर कितना जाम होता था। हम इस शहर के अंदर से गुजरते थे तो हमने देखा कि रुड़की शहर चारों तरफ से, एक तरफ से जाम का शहर हो गया था। आज तमाम प्रकार के बाईपास इसमें बन गए हैं, तमाम प्रकार के जो है नई नई सड़कें बन गई हैं, नए नए पुल बन रहे हैं। ये सारा का सारा काम ये 2014 में जब से मोदी जी की सरकार बनी, देश में यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में माननीय मोदी जी ने काम करना शुरू किया तो देश के अंदर एक परिवर्तन हुआ। आज हम सब लोगों को एक बात देखनी होगी, आखिर देश का भविष्य मोदी जी के हाथ में सुरक्षित है पूरी तरह से। जिस प्रकार से मोदी जी आज देश के अंदर काम कर रहे हैं, एक तरफ ऐसा नेतृत्व है कि जिन्होंने देश के अंदर 60 वर्षों तक एक पार्टी का शासन रहा है, और इन 60 वर्षों में भी लगातार 55 वर्षों तक एक परिवार का शासन रहा है। अब नेतृत्व के रूप में किसको चुनना है, नेतृत्व के रूप में आगे किसे देखना है, देश को आगे कौन बढ़ा सकता है, देश का मान सम्मान और स्वाभिमान दुनिया के अंदर कौन बढ़ा सकता है? नरेंद्र मोदी बढ़ा सकते हैं या वो लोग बढ़ा सकते हैं जो मूली भी नहीं जानते खेत में कैसी पैदा होती है, गाजर कैसा होता है, मेथी कैसी होती है, गेहूं की फसल कैसी होती है, गन्ना कैसा होता है, धान कैसा होता है। ये हमको चयन करना होगा कि हम कौन सा नेतृत्व चाहते हैं। आज आप देखिए कोरोना महामारी के दौरान जब कोरोना इस देश के अंदर शुरू हुआ तो कोरोना शुरू होते समय हमारे पास स्वास्थ्य के क्षेत्र में पीपीपी किट्स बनाने तक की बहुत कम व्यवस्थाएं थी। हमारे पास मास्क नहीं थे, सैनिटाइजर नहीं थे, हमारे पास ऑक्सीजन के सिलेंडर बहुत कम थे, कंसंट्रेटर बहुत कम थे, ऑक्सीजन के प्लांट बहुत कम थे। तमाम प्रकार की रेमडेसिविर से लेकर हेपेरिन तक जितनी दवाइयां कोरोना की महामारी में काम आती हैं या उपचार के लिए जो जरूरी होती हैं, उनकी संख्या कितनी कम थी, उनको कई गुना बढ़ाने का काम किसी ने किया है तो भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। आज प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक व्यक्ति को 5 लाख रुपए का सुरक्षा कवच स्वास्थ्य के क्षेत्र में देने का काम किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हम जिस धारा 370 की बात करते थे कि धारा 370 कश्मीर के अंदर से हटनी चाहिए, और जिसके कारण से हमारे देश के 40,000 से भी ज्यादा लोगों ने, अपनी जवानों ने, देश की सेना के लोगों ने अपनी शहादत दी उस कश्मीर के अंदर जहां 2 विधान चलते थे,
दो प्रधान चलते थे, वहां पर दो प्रकार का संविधान चलता था और दो निशान चलते थे। उन सबको आज एक निशान के रूप में बदलने का काम किसी ने किया है तो भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। हमारी उत्तराखंड की सरकार नरेंद्र मोदी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए हमने भी तय किया है कि हमने सरकार में आते ही एक प्रकार का सभी अधिकारियों को ले, आपके बीच में से लगातार हमारी जनता के बीच में से ये बात आती थी कि अधिकारीगण हमारी बात नहीं सुनते हैं, जनता की सुनवाई नहीं होती है, जन सुनवाई कम होती है, जन भागीदारी कम होती है। उसको लेकर सबसे पहले हमने कोशिश की है ऊपर से लेके नीचे तक सभी को उसके लिए उत्तरदायी बनाए, चाहे अफसरशाही में कोई बड़े पद पर बैठा हो या छोटे पद पर बैठा हो, लेकिन वो अगर किसी काम के लिए उसकी अगर जिम्मेदारी है तो उसकी भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी, उसकी जिम्मेदारी और उसका उत्तरदायित्व दोनों फिक्स किया जाएगा। उसको लेकर हम अभी जो 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में सभी दफ्तरों में हमने कहा है कि हमारे अधिकारीगण अपने कक्षों में मिलेंगे और 2 घंटे जनता की सुनवाई करेंगे, उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे और जिसका जो काम है वो काम उसकी जिम्मेदारी होगी। अगर उस काम के लिए कहीं ऐसा हुआ कि कोई काम हमारे पटवारी कर सकते हैं, उस काम के लिए अगर जिलाधिकारी के पास वो चीज पहुंच रही है तो जिलाधिकारी भी उस चीज को सुनिश्चित करेंगे, उस उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करेंगे कि जो काम पटवारी के लेवल पर होना चाहिए था वो काम मेरे पास क्यों आया। और अगर जिले का काम है, हमारे जिले का कोई काम है, जिले के अधिकारी अगर किसी को कर सकते हैं तो वो काम अगर सचिवालय तक पहुंचेगा, सरकार तक पहुंचेगा तो उसके लिए भी उत्तरदायित्व फिक्स किया जाएगा, उत्तरदायित्व फिक्स किया जाएगा। हमने कहा है कि 3 चीजों पर ध्यान देना है। हमने तय किया है कि जनता के जो भी काम है उनकी जन सुनवाई है वो 3 आधार पर होगी, 3 आधार पर। पहला होगा कोई भी अगर अपनी समस्या लेके कोई भाई बहन, कोई बड़े बुजुर्ग हमारे अधिकारीगणों के पास जाते हैं, प्रशासन के पास जाते हैं, तो पहला विषय होगा कि उस काम का सबसे पहले सरलीकरण करने की प्रक्रिया, यानी कि उसको सरलीकरण किया जाएगा। ये नहीं होगा कि कोई काम लेकर आया और कहा कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो बहुत कठिन काम है, ये तो बहुत असंभव काम है, ये तो बहुत मुश्किल काम है। उनको अपनी मानसिकता ऐसी बनानी होगी कि उस काम को पहले नंबर पर सरलीकरण किया जाएगा, दूसरे नंबर पर उसका समाधान खोजना होगा कि आप कोई समस्या आई है, कोई परेशानी आई है तो उसका समाधान खोजना पड़ेगा और समाधान खोजने के बाद जब वो प्रक्रिया हो जाएगी तो उस प्रक्रिया में तीसरे नंबर पर आएगा निस्तारण, यानी कि उसका निस्तारण होगा। और हमने कहा है जितनी फाइलें हैं किन्हीं भी दफ्तरों में वहां पर 9 पेंडेंसी के आधार पर काम होगा, पेंडेंसी बिल्कुल नहीं होगी। मैंने स्वयं इसको अपने कार्य व्यवहार में मैं लाया हूं। अगर एक दिन में मुझे 500 या 1000 फाइलों पर भी साइन करने होते हैं तो मैं करता हूं, चाहे 2 घंटे लगे, चाहे 4 घंटे लगे, या 5 घंटे लगे, जितना भी समय लगे। उसी प्रकार से मैंने अपने सभी अधिकारीगणों से भी कहा है कि आपके दफ्तरों में जितनी भी चिट्ठियां आ रही हैं, जितने भी पत्र आ रहे हैं, प्रार्थना पत्र आ रहे हैं, आवेदन पत्र आ रहे हैं, उनका आप समय रहते निस्तारण करिए। और इसकी मैंने शुरुआत भी की है। मैं आपको बताऊं, मैं जहां भी जाऊंगा, जिस क्षेत्र में जाऊंगा, उस क्षेत्र में मैंने दफ्तरों को भी जो है अपने निरीक्षण में जो है सम्मिलित किया है कि मैं उनका निरीक्षण करूंगा। आपने देखा होगा देहरादून के अंदर अभी मैं एमडीडीए में गया था, केवल यह देखने के लिए गया था कि यहां पर कितनी पेंडेंसी है, क्योंकि सारे जनता के काम एमडीडीए से जुड़े होते हैं। अभी बीच में हमारे स्वास्थ्य विभाग का कार्यक्रम चल रहा था, धन सिंह जी ने उस कार्यक्रम को वहां पर एक किसी जगह पर उसको किया हुआ था, उसमें जाने में आधे घंटे पौन घंटे का समय बचा हुआ था। मैं अपने जो मेरे मिलने का समय था पूरा हो गया था, जो मेरा काम था वो भी पूरा हो गया। तो मैंने देखा, मैंने कहा अचानक चलिए गाड़ी में बैठे और ड्राइवर को और सामने हमारे जो सुरक्षा के लोग हैं उनको भी पता नहीं था कहाँ जा रहे हैं। जब आधे रास्ते में चले गए तो मैंने कहा आप गाड़ी नगर निगम की ओर डाल दीजिए। मैं नगर निगम गया। भाइयों बहनों, हम चाहते हैं कि जो जनता की जो समस्याएं हैं उनका जो है समय रहते हल हो। हाँ, बहुत सारी समस्याएं ऐसी भी हैं जिन समस्याओं का हल नहीं हो सकता है,
या जो समस्याएं दीर्घकालिक हैं, उनके लिए हम दीर्घकालिक योजना बनाएंगे हर क्षेत्र में। अभी हमने कहा है, हमारे यहाँ पर रोजगार को लेकर लगातार बात उठती रही है कि रोजगार नौजवानों का प्रमुख विषय है, हमारे युवा भाइयों का, बेरोजगार भाइयों का। पहले दिन जिस दिन में कैबिनेट हमने करी है, पहली कैबिनेट 4 जुलाई को, उसी में हमने तय किया कि 24,000 जो पद रिक्त हैं सरकारी सेवाओं में, उन 24 के 24,000 पदों को भरने की हम प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। हमारे कुछ वरिष्ठ नेता, आप सब जानते हैं, सरकार में रहे हैं, जैसे ही हमने घोषणा करी, हमने कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया कि हम 24,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करेंगे, तो कहने लगे, अरे ये कैसे हो सकता है, ये तो असंभव काम है, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। अरे भाई, आपने अपने समय में अगर इच्छा शक्ति दिखाई होती तो आपको ये कहना नहीं पड़ता। आपने अगर अपने समय में कुछ काम कर लिया होता तो आपको कहना नहीं पड़ता। मैं वचनबद्ध होकर कहना चाहता हूं कि हम लोग जो भी घोषणाएं करेंगे या जो भी फैसले करेंगे, वो सारे के सारे धरातल पर उतरेंगे और उस पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई। पिछले 15 अगस्त से भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है और 24,000 में से 12,000 पद हम अगले 2-3 महीनों में भर देंगे और अगले पदों को भरने की प्रक्रिया हमारी चालू है। मैं यहां पर अगर कोई घोषणा करता हूं, कहीं पर भी कोई घोषणा करता हूं, विधानसभा में हमने कोई घोषणा करी तो उसके सबके शासनादेश निकलते हैं। हम सारे विभाग के लोगों से पहले बात करते हैं, बात करने के बाद हम देखते हैं हमारे प्रदेश की स्थिति ऐसी है कि नहीं, हमारा वित्त विभाग क्या कह रहा है, हमारा संबंधित विभाग क्या कह रहा है, ये योजना पूरी हो सकती है कि नहीं हो सकती है, इसके लिए धन का आवंटन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तब जाकर हम घोषणाएं करते हैं। इसलिए हमने कहा है, जो भी योजनाएं हम शुरू करेंगे उन योजनाओं को पूरा करेंगे। इस प्रकार से भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभी आप सबके बीच में से बार बार आवाज आती है कि नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। तब हमने देखा कि कितना रोजगार है, मात्र 24,000 सरकारी नौकरियां। तो हमने सोचा, सभी लोगों ने हमने तय किया, हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने तय किया, हमारी पार्टी संगठन के लोगों ने तय किया कि हम चाहते हैं कि हमारे नौजवान युवा भाई केवल और केवल रोजगार मांगने वाले न बने, वो रोजगार देने वाले बने। उसके लिए हमने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री नैनो योजना, पर्यटन में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना, तमाम योजनाओं को हमने कहा है कि स्वरोजगार के माध्यम से 1 लाख लोगों को सीधे सीधे रोजगार देने का काम करेंगे और इसके कैंप लगाए जाएंगे। और एक कैंप लगने की व्यवस्था हमारी हो गई है। इसी माह अब कैंप लगेंगे और कैंपों में, पहले बहुत सारी जगह पर कैंप लगते थे और कैंपों में कई आवेदन पत्र जमा हो रहे हैं, कभी उनका पंजीकरण हो रहा है, पंजीकरण के बाद उनकी स्क्रूटनी हो रही है और स्क्रूटनी होने के बाद वो बैंकों को जाते थे, बैंकों को वो हजारों की संख्या में आवेदन पत्र जाते थे और जब बैंक उस पर स्वीकृति प्रदान करते थे ऋण की, तो वो हजारों की जगह सैकड़ों में हो जाते थे। हमने कहा अब ऐसा नहीं होगा। अगर हमारे कोई भी भाई अगर रोजगार करना चाहते हैं,